मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साला देवर बहुत खुश था और मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी जान कहकर पुकारता था। शौहर के मरने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफ़ी छोटा था और वो 14 साल की उम्र में भी 21 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के मरने के बाद बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। इस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमाइश में डाल कर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब कहानी है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आयशा लव स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था और मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद भाई भी नहीं थे और मेरे शौहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। मेरे देवर का नाम जुनेद है और वो मुझसे छोटा था और जिंदगी में मैंने कभी इसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था और मेरा देवर 14 साल का था। मैंने इसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था और कहता था कि मुझे नई दोस्त मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी कि बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अब से इसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बगैर वजह वो तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपने खानदान वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता जुनेद के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है और इसलिए मैं उनकी बातों पर कभी कभार खफा होती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई और मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 14 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी और रू रू कर मेरा बुरा हाल हो गया था। रात के 12 बज गए थे और मेरा देवर जुनेद अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमईन नहीं था इसी हवाले से कि चुल्लू वहाँ घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी घबराहट महसूस होगी। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया और मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जुनेद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, लेकिन आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जुनेद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, अपने खाना खाया है? इसने मुझसे पूछा और इसकी नज़रें झुकी हुई थीं और साथ ही इसके हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे और चावल मुझे होटल वाले लग रहे थे। इसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए और बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, अब खा ले वरना यूं ही भूखी रह जाओगी और मैं अपने भाई के बाद अपनी भाभी को नहीं खोना चाहता। कहने को तो वो मुझे भाभी ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थीं। जुनेद बोला, भाभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा और तुम इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मचल रहे थे। फिर इसने एक अजीब बात बोली कि भाभी अब मेरे कमरे में सो जाया करे, दूसरा कमरा तो छत के करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए, और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि जुनेद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या इसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें इसने की थीं मुझे ठीक ही लगी थीं। मैं इसके कमरे में चली गई और जुनेद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे के कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी।
जुनैद जो कुछ कह रहा था वो एक बड़ा और जवान आदमी ही कर सकता है। जुनैद के कमरे में मैं अपने जेवर देखकर मेरा दिल खौल उठा था। मैंने तो इसे किसी जगह पर कई तालों में छुपा रखा था, मगर ये सब कुछ मेरे देवर के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह कुंडी लगाई और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी, हालांकि ये 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। पर आज मुझे लग रहा था जैसे जुनैद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद की तारी छा गई थी, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आँख खिली तो सुबह के 10 बज रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि ये आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को नींद की गोली पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं जुनैद के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। मैंने दिल में सोचा, लेकिन जुनैद ऐसा क्यों करेगा? आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने जुनैद किचन में चाय बना रहा था और इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी अब सो गई थीं, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? इसने मेरी तरफ फिक्रमंद नज़रों से देखकर कहा था। तो मैंने कहा, हाँ आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। जुनैद ने कहा, तो क्यों नहीं आती भाभी, मैंने आपको चावलों में नींद वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो इसने मुझे कहा तुम उन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैं समझती थी कि जुनैद इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, जुनैद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? तो जुनैद बोला, नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था और अब आप अच्छी खासी तौर पर फ्रेश लग रही हैं। ये लीजिए चाय पी ले। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई और बोली, तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? मैंने इसे घूरते हुए पूछा तो जुनैद ने कहा, भाभी जान मैंने तो आपकी नींद के लिए ही गोलियां मिलाई थीं और अब कही तो मैं ये चाय खुद पी लूंगा, हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने चाय के कप से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मुझे इसकी बातों पर यकीन हुआ और मैंने सोचा कि शायद वो सच बोल रहा है। तो मैंने कहा, ठीक है और मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। जबकि इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि इसने मेरे कमरे से आखिर वो जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। इस जेवर के बारे में मैंने जुनैद को बताया भी नहीं था और मुझे अब जुनैद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर में इसकी ऐसी हथियारी करता कि मैं मुतमईन हो जाती। मैंने अपने मैका वालों से कहा कि मुझे ये जेवर बेच कर घर खरीदना है, तो उन्होंने मुझसे कहा, नहीं घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो और तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं और वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता ना। अब ये अच्छा मौका था और मैं अपना जेवर बेच कर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफ़ी सारे जेवर बनवाए थे, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वो जेवर देने का इरादा तर्क कर दिया। अब मैं जुनैद के सहारे ही चल रही थी और मैंने कहा, जुनैद तुम चाहो तो वो जेवर बेच दो। मैं अपने मैका वालों से और उनके रवैये से मायूस हो गई। जुनैद ने अपनी अंकल को वो जेवर जाकर दे दिए और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और घर के कागजात उन्होंने जुनैद के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान हो गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी ये घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। घर के कागजात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और वक्त लगाना पड़ता है। जब जुनैद ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी, और वो था तो 14 साल का, मगर इसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर इसने एक अजीब सी बात कही। जुनैद कहने लगा कि भाभी हम सारा घर समेट ले गए, तो इसके बाद मुझे अब से ज़रूरी बात करनी है। और आज जुनैद की आंखें अजीब सी लग रही थीं। इसकी नज़रों में कोई अजीब सी बात थी जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इस वक्त मैं जल्दी में थी और हमने घर में सारा सामान बांध दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा, जबकि मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर जुनैद ये क्यों कह रहा था कि इसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है?
पता नहीं इसे मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे पर मैं फी अलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था, और वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज्यादा माल और दौलत तो नहीं थी जिसे हम लेते फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया और मैं जुनैद का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर खाना खाए। मैंने इसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था और बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शौहर के पसंदीदा खाने पहले बनाया करती थी, और हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया और जुनैद के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर आज वो घर नहीं आया और मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसे इस वक्त घर होना चाहिए था जबकि रात के 10 बज गए थे। वो अपने भाई के मरने से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था और इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वो हमारे साथ ज़रूर जाता, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मैं इसका इंतज़ार करने लगी यहाँ तक कि रात के 12 बज गए और 12 बजे इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला और इस पर बरस पड़ी और बोली, कहाँ रह गए थे तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो के अपने भाई के जाते ही आवारागर्दी करने लगे। और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त को उधर ही बुला लिया करो। तो जुनैद बोला, भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसने नज़र उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी। मगर मैंने दिल में सोचा मैं इसे डरा धमका तो सकती हूँ, और मैं यही ख्याल करके इससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चला कर उठा और बोला, भाभी बस करो और मुझे अब की कोई बात नहीं सुननी, और जो अपने खाना पकाया है वो अब खुद खा लो। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल गया। इस वक्त वो किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था और मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वो गुस्से में था, कोई बात इसके पीछे ज़रूर होगी। मैंने यही सोचकर इसके कमरे में जाकर दस्तक दी तो इसने दरवाज़ा खोला और मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, एक बात कहो भाभी, अब मुझसे शादी कर लो वरना अब का अंजाम बुरा हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मैंने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और कहा गया तुम्हारा भाभी वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम भाभी कहते हो, और अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे और फिर मुझसे कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बगूला हो रही थी और वो बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टुक टिक्की बनाकर नज़रों से देख रहा था। मुझे इसकी नज़रों से डर लगने लगा था और मैं अचानक बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा, और मैंने तो इसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जुनैद के बारे में मेरे शौहर ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हें हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह समझ कर पालना है। इसकी माँ नहीं है, अब तुम ही इसका सब कुछ हो। जुनैद की उन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं जुनैद से कोई बात नहीं करूंगी, और ये घर मेरे नाम था और मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ। पर जुनैद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से ज़रूर निकाल दूंगी। ये घर तो मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन जुनैद इसमें रहने का हक नहीं रखता था अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो इसे देनी चाहिए थी। सुबह उठते ही मैंने जुनैद के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और फिर मुझे एहसास हुआ कि इसके कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाज़ा खोला तो अंदर से कमरा खाली था और कमरे में कुछ भी नहीं था। और जुनैद कहाँ गया, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था और मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब जुनैद मुझे घर में कैद कर गया है, और मैंने दिल में सोचा तो मुझे इससे नफ़रत होने लगी। इसकी उम्र भी 14 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मैके जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया मैं तो इद्दत में हूँ। यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी और शौहर के मरने को महीना हो चुका था। इस एक महीने में जुनैद कितना बदल गया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि खुदा मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त जुनैद के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजार लेती, मगर अब मैं इसे क्या कहूँ
और मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। वो तो इस दुनिया से चला गया और अब आज मैंने सोच लिया था कि जुनेद आएगा तो मैं इससे साफ साफ बात करूंगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर जुनेद होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे और ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ सज्जी थी, लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार हों, और उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो ना सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली थी बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो वो लोग बोले, झूठ बोल रही है, ये औरत यहाँ, इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है और अब भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस महल्ले को क्या समझते हैं, महल्ले को गंदा कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि उन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए और उन लोगों का इस महल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहिब, हमने क्या किया है? तो वो बोले, अरे बीबी तुमने क्या किया है, यहाँ तुम हमसे पूछ रही हो? तुमने अपने 14 साला देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर मर गया है और अब तुम बेवा हो गई हो, और अपने माँ बाप के घर जाओ, और अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियाँ रहती हैं, ऐसे लोगों को हम महल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी और मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और जुनेद पर गुस्सा आ रहा था, ये सब इसी का किया धुरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि जुनेद ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी।